Hello everyone, this is Harshpreet Kaur and this is video number 3rd of the series Political Science class 11th. In this video we are going to continue the chapter first, Constitution why and how, and in this video we are firstly going to discuss the topic how was the constitution made. So इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक ऐसी असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसके मेंबर्स की सिलेक्शन कैसे हुई थी. तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर दो टाइप्स के रीजन आते थे, एक आते थे प्रोविंसेस और एक आते थे प्रिंसली स्टेट्स, राइट. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी तब भी ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो चल रहा था. तो प्रोविंसेस जो है एक ऐसी जगह थी जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, पर प्रिंसली स्टेट्स एक ऐसी जगह होती थी जहां पे किंग्स का रूल होता था, जहां पे किंग्स जो हैं ब्रिटिशर्स की कुछ बातें मानकर अपने रीजन को इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते थे, राइट. तो ये जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में हमेशा इलेक्शंस होते थे, राइट. तो एक एक्ट बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन होते थे. दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. तो 1937 के अंदर क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस में वोट करने वाले कौन थे? वो सिर्फ 30 मिलियन लोग थे, राइट. और ये लोग बहुत ज्यादा रिच थे और एक्चुअल में ये पूरे अडल्ट्स का सिर्फ 1/6 पार्ट थे, ठीक है. तो इन सभी लोगों ने 30 मिलियन लोगों ने अपने लीडर्स सिलेक्ट किए इन 1937. उन लीडर्स की असेंबली को बोला गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स में तो किंग्स ही हुआ करते थे. तो जब बात आई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है इन 1946, तो एक कैबिनेट मिशन नाम की एक कमिटी आई जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक पार्ट था, राइट. कैबिनेट मिशन जो है वो एक ऐसी कमिटी थी जिसने बताया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैसे फॉर्म होगी, उसकी क्रिएशन कैसे होगी, राइट. तो इन्होंने कहा कि जितनी भी इंडिया का पोर्शन है, इंडिया के हर एक 1 मिलियन लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, राइट. तो क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस की ऐसे इस रेशो के अकॉर्डिंगली प्रोविंसेस में से निकलने थे ओनली 292 मेंबर्स, राइट. इसी क्राइटेरिया से प्रिंसली स्टेट्स में से हमें चाहिए थे 93 मेंबर्स, राइट. तो क्या किया कि हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का यूज करके इन मेंबर्स की जो है सिलेक्शन करी. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो कि 1937 में लीडर्स जीत के आए थे, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिख, मुस्लिम एंड जर्नल. सिख जो इसमें सिख हुआ करते थे, उन सिख ने, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा लीडर्स थे, पर हमें चाहिए थे ओनली 292. तो यहाँ पे प्रोविंस के लोगों ने नहीं वोटिंग करी, बट करी इस लेजिस्लेटिव असेंबली ने. तो जो यहाँ पे सिख लोग थे इस असेंबली के अंदर, उसने अपने में से कुछ सिख लोगों को इलेक्ट किया. उसी तरीके से कुछ जो मुस्लिम लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने मुस्लिम्स को इलेक्ट किया. उसी तरीके से जो जर्नल लोग थे, जर्नल पब्लिक थी, उन्होंने अपने में से कुछ लीडर्स को सिलेक्ट किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके उन्हें रिप्रेजेंट करें, पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करें. तो इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए फ्रॉम प्रोविंसेस, वो लोगों ने नहीं चुन के भेजे थे, बल्कि लोगों के लीडर्स ने चुन के भेजे थे, राइट. तो वो इलेक्शन कैसे हुए कि इन इतने सारे लीडर्स में से ओनली 292 लीडर्स वर टू बी सिलेक्टेड. तो वो एक इलेक्शन का मेथड है जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये जो मेथड है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन वेरी डिटेल्ड मैनर इन चैप्टर 3, राइट. तो ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उस चैप्टर के अंदर हम तब डिस्कस करेंगे. अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करे गए, दैट वाज 93 मेंबर्स को सिलेक्ट करना था ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया जाए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई इलेक्शंस नहीं कराए, यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ करती थी. इन्होंने कंसल्टेशन यूज करी, मतलब कि इन्होंने लोगों को नॉमिनेट किया उनकी क्वालिटीज के ऊपर, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, राइट. तो क्या हुआ कि 292 मेंबर्स जो हैं वो आए
फ्रॉम प्रोविंसेस एंड 93 मेंबर्स आए फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, प्लस करेंगे वी विल गेट 385 और 4 मेंबर्स जो हैं और नॉमिनेट किए गए, राइट। तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के, मतलब कि पाकिस्तान प्लस इंडिया के टोटल जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो थे 389, राइट। Now next comes the viewpoint of Br Ambedkar. So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, इलेक्शंस है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, सब कुछ फेयरली जो है काम कर रहा है, बट साथ ही साथ हमारे पास सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि सोशल डेमोक्रेसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी आपको पता है, सभी को इक्वल ट्रीट करना, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम देना, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर डालना, राइट। तो इन्होंने बताया ये 3 पिलर्स हैं ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। इन्हें ट्रिनिटी भी बोला जाता है क्योंकि ये 3 चीजें हैं, तो ट्रिनिटी, राइट। तो इन्होंने बताया कि कोई भी एक चीज अगर इन तीनों में से चली जाए तो डेमोक्रेसी कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, वो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इक्वालिटी को हटा दिया जाए, राइट, और लिबर्टी को और फ्रैटर्निटी को दे दिया जाए, तो क्या होगा कि लिबर्टी मतलब इक्वालिटी नहीं है, कुछ लोग वीक हैं सोसाइटी के अंदर, तो जो रिच होंगे उनके पास सारी फ्रीडम होगी और जो वीक होंगे वो बिल्कुल ही जो है वीक हो जाएंगे, बिल्कुल पावरलेस हो जाएंगे, राइट। अगर इक्वालिटी है, लिबर्टी है और फ्रैटर्निटी को हटा दिया जाए, मतलब ब्रदरहुड को हटा दिया जाए, तो ये नेचुरल बात है कि इक्वालिटी नहीं हो सकती। अगर हम एक दूसरे को एज ब्रदर्स डील नहीं करते तो क्या होगा, ये दोनों चीज नेचुरली नहीं आ सकती, राइट। और अगर लिबर्टी को जो है वो हटा दिया जाए, फ्रीडम को ही छीन लिया जाए, तो लोगों का जो इनिशिएटिव है कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, वो ही बंद हो जाएगा। इसलिए सोशल डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें बताया है कि जो पार्टीशन था जो कि हुआ था एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947, वो एक प्लान के अंडर हुआ था। ये प्लान जो है वो बना था 3 जून 1947 के अंदर, जब इंडिया एंड पाकिस्तान जो है डिवाइड हो गए और पाकिस्तान के 2 पार्ट्स बन गए, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि जो उनकी टेरिटरी में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, अब वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे, तो वो लोग थे 90 मेंबर्स, राइट। पाकिस्तान के 90 मेंबर्स थे, तो टोटल अभी मैंने आपको बताया 389 मेंबर्स थे, तो 90 मेंबर्स जो है चले गए, तो अब हमारी डिवाइडेड इंडिया के पास रह गए 299 मेंबर्स, राइट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949, मतलब कि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ऑफिशियल वैलिडिटी दे दी गई थी और 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, इसे अप्रूवल दे दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं वो जो है इम्पोज होने शुरू हो गए फ्रॉम द 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, राइट। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो इलेक्शंस हुए थे वो यूनिवर्सल सफरेज के अकॉर्डिंग नहीं हुए थे, मतलब कि हमने नहीं, सारी जनता ने नहीं इलेक्ट किया था, बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उनके मेंबर्स ने कुछ लोग भेजे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने नॉमिनेट किए थे 93 मेंबर्स, राइट। फिर भी ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही थी, हर एक टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत से मेंबर्स थे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल 28 मेंबर्स थे फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, यहाँ पे जो 82% जो लोग थे, मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कांग्रेस
पार्टी से बिलोंग करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस है वैसा ही होगा। जो कांग्रेस है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल थे। यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। सो जो कांग्रेस है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लोग थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी व्यू पॉइंट्स थे, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन थी, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है हुई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बिल्कुल एक फेयर बॉडी थी, हर एक जो पर्सन है उसे रिप्रेजेंट करती थी। So the next topic is the principle of deliberation. Deliberation means discussion and debate. तो जो debates हुआ करते थे constituent assembly में, वो बहुत ज़्यादा representative लोग करते थे। चाहे वो पूरे इंडियंस ने, सारी पॉपुलेशन ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया, पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने किया और नॉमिनेशन जो है उनकी की गई। फिर भी जो ये लोग थे वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। द पीपल हु वर पार्टिसिपेटिंग इन दीज डिस्कशंस वर कमिंग फ्रॉम वेरीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट चीज है इलैबोरेटेड प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर था कि एक पर्टिकुलर चीज को एक लॉ बनने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जो है लंबा प्रोसीजर होता था। इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी, राइट। और जितने भी यहाँ की जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखते थे कि मेरे को क्या प्रॉफिट है ये रूल बन जाने से, पर वो पूरी नेशन का जो है प्रॉफिट, नेशन का पूरा इंटरेस्ट जो है अपने माइंड में रखते थे। यहाँ पे बहुत सारे जो है डिसएग्रीमेंट्स होते थे इन डेलिबरेशंस के अंदर, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे सारी पावर्स दे दें, या फिर डिसेंट्रलाइज करें मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दें और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दें, या फिर जो स्टेट और जो सेंटर है उनका क्या रिलेशन हो। तो बहुत सी डिसएग्रीमेंट्स थी। एक टाइम ऐसा आता था कि सभी लोग जो हैं उसमें जो है हामी भर देते थे। देयर वाज अ कंसेंसस आफ्टर द डिस्कशन, राइट। तो एक ऐसा टॉपिक भी था इन डेलिबरेशंस के अंदर जिसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं किया गया, राइट। वो थी यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब कि एक ऐसी सर्टेन एज पे आके एक पर्सन को राइट मिल जाना कि वो वोट कर सकता है, राइट। ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं थी। So this right was irrespective of religion, caste, education level, gender or income or anything else, right? तो ये जो universal suffrage है वो दे दी गई। और इन डिस्कशंस के अंदर पब्लिक रीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पब्लिक रीजन का मतलब है डिस्कशंस करना और आर्ग्यूमेंट्स करना, लॉजिकली हर एक बात को रिप्रेजेंट करना। जो एक पर्सन है वो अपना व्यू पॉइंट दूसरों को बताए ताकि वो लोग समझ पाए कि उनका जो व्यू पॉइंट है वो भी सही है, राइट। तो इन दोनों चीजों के ऊपर जब हम एम्फेसाइज कर देते हैं तो उसे बोलते हैं पब्लिक रीजन, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स के अंदर आपको पता चलेगा कि मेन जो 8 मेजर्स कमिटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, 8 मेजर कमिटीज थी और वैसे 22 थी, राइट। ये जो कमिटीज थी इनका काम था कि ये जो है एक ड्राफ्ट क्रिएट करती थी, एक जो बिगिनिंग का एक लॉ क्रिएट करती थी और फिर क्या होता था उसके ऊपर डिस्कशन होती थी और वो जो ड्राफ्ट है वो फाइनली एक लॉ बन जाता था आफ्टर द डिस्कशंस, राइट। तो इन कमिटीज के नॉर्मली जो मेंबर्स हुआ करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो जो एक ईयर है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड होती थी। जैसे 2 दिन बाद हुई मीटिंग, देन 5 days आफ्टर, ऐसे करके हुआ करती थी। इसकी वजह से 2 years and 11 months जो है लगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। पर इस टाइम पीरियड में सिर्फ 166 days जो है मीटिंग बिठाई गई, सारे मेंबर्स ने डिस्कशन करी। सो आई hope this video will help you a lot. Keep supporting. Thank you. Subscribe to my channel.